तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बेसिकली कितने टाइप के हैं हमारे पास? दो टाइप के होते हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक। तो मेजरली हमारे पास दो तरीके की होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक हो गई और एक हो गई न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में कल हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है ऑफ एटम, या तो एक एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम, या फिर काफ़ी सारे एटम्स एक साथ रिप्लेस होंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में कल मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे बेंजीन रिंग चेंज हो जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में क्या क्या आएगा? जी बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था मोस्टली ऑन बेंजीन। मोस्टली कहाँ होगा? बेंजीन पे होगा। तो बेंजीन पे ये मोस्टली होगा, और तुम्हें कॉमनली बेंजीन पे जब होगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट डाला जाता है? सल्फोनेशन के लिए डाला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और मैंने तुम लोगों को बोला था कि इसको याद भी करना है। दूसरा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करने के लिए क्या डालेंगे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और Br डालना है तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक। फ्लोरीन और आयोडीन के लिए ये वाली रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे है सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या यूज होता है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4, ये यूज हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग क्या डालते हैं? RX डालेंगे। RX कोई भी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उसको किस में डाल देंगे? AlCl3 में डाल देंगे। और 5 है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एसाइल ग्रुप होता है RCOX, और इसको भी हम लोग कहाँ डालते हैं? AlCl3। तो ये 5 तरीके की हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन के ऊपर, और ये तुम्हें मोस्टली याद रखनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ कि फ्रीडल क्राफ्ट जब भी होगा तो AlCl3 क्या होता है? AlCl3 एक लुईस एसिड होता है, और ये कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, लेकिन यूज़ होता है एक सेम अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में। जैसे कैटलिस्ट का मैंने तुम्हें बताया था, कैटलिस्ट में जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में हमें डालना पड़ता है, लेकिन AlCl3 कैटलिस्ट की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन इसको हमें ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी सारे तरीके का होता है। एक होता है SN1, एक होता है SN2, एक होता है SNAR, ठीक है, और एक और होता है जो अभी रिसेंटली SNARN समथिंग होता है, आई डोंट रिमेम्बर, वो अभी जस्ट रिसेंटली आया है, बुक्स में वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो मेजरली तुम ये लेके चलो कि तुम्हारे पास SN1, SN2, SNAR और थर्ड है SNI होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कि SNAR क्या है, SNI क्या है, इसको हम लोग थर्ड ईयर में लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल फर्स्ट ईयर में तुम्हें बस पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। SN1 और SN2 भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि ये 12th क्लास में है। ठीक है, यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन बट जब भी तुम मैकेनिज्म करोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, अदरवाइज रिएक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
SNAR और SNI हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एंड थर्ड ईयर में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं SN2 पे। तो मैंने कल तुम्हें SN2 पढ़ाया था, तो पहले मैं SN2 पढ़ाता हूँ, दोनों में जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छे से याद हो जाए। तो पहला जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर। और ये क्या होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जो रेट होता है वो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल्स टू के, एक सबस्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बाय मॉलिक्यूलर तो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, तो एक सब्स्टिट्यूट और एक बेस जो भी अटैकिंग रिएजेंट है वो दोनों। इसका जो ओवरऑल ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर है, समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब भी रेट लॉ, ये इसका क्या है, रेट लॉ है, और रेट लॉ में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जितनी भी पावर होती है उनको ऐड कर देंगे, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2। तो ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जो रेट लॉ होता है वो होता है रेट इज इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट में भी बेसिकली डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट के जो एल्काइल हैलाइड है वो कौन सी कैटेगरी का है और कितना स्टेबिलिटी है उसके इंटरमीडिएट का। कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, रेट इज इक्वल्स टू के साथ में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे ये बेसिकली डिपेंड करता है। कई बुक में यहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा रेट इज इक्वल्स टू के लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि वो बायोमोलिकुलर है, ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, 2 होगा, और वो दो चीज़ों पे रेट डिपेंड करेगा, एक लीविंग ग्रुप पे और एक अटैकिंग ग्रुप पे। ठीक है, कि कौन लीव हो रहा है और कौन अटैक हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो एक ही मॉलिक्यूल पे करता है, यूनि का मतलब 1 है, और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा 1। तो इस रिएक्शन में जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा 1 और 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो दो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे क्या है, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप, किस पे डिपेंड करेगा, लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा, और रेट किस पे डिपेंड करेगा, अटैकिंग ग्रुप पे। इस जो रिएक्शन होगी इसमें जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटरमीडिएट। ये तो 3 मेजर जो डिफरेंस हैं जो कि मैंने तुम्हें बता दिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे है, जैसे ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सिंगल स्टेप होगी,
और ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन इज टू स्टेप। यहाँ मैं लिख देता हूँ टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 है, ऑर्डर तो क्या है, 1 का ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, 2 होंगे स्टेप्स। तो अगर 1 लिखा है तो तुम लिख सकते हो 2 स्टेप्स, और 2 लिखा है तो सीधा लिख सकते हो 1 स्टेप। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पे 2 ट्रांजिशन और एक कार्बोकेटायन होता है, जो कि हम लोग रिएक्शन की प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो डोंट बॉदर, कल काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं समझ में आई हो, मैं उसको फिर से कराऊंगा। ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, इसको 4-5 बार मुझे कराना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा कंपैरेटिवली समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव अगेन टू दी SN2। तो SN2 का पहला चीज़ क्या है कि ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप। मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, कितना रेट है, कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो सकती है। मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा, तब तुम्हें जाके समझ में आएगा कि कब लीविंग ग्रुप की वजह से चेंज हो रहा है, कब अटैकिंग ग्रुप की वजह से चेंज हो रहा है। तीसरा जो चीज़ हम लोगों ने बताया था कि हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है और कैसे हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो मैं फिर से जल्दी से बताता हूँ कि मेरे पास है CH3Cl और मैं इसको अटैक करा रहा हूँ OH नेगेटिव से। तो OH नेगेटिव, ये देखो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन के पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि एरो कहाँ से बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इधर अटैक करेगा और ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बना लेता है तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 4 बॉन्ड तो कार्बन के ऑलरेडी हैं। तो अगर 5वां बॉन्ड बन रहा है कार्बन का तो उसे एक बॉन्ड ऑब्वियसली तोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो C 3 हाइड्रोजन हो गया, तो हम लोग इसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं और इसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो देखो एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, ठीक है। अब बॉन्ड बनाने के लिए ये भी है, लेकिन ये आधा बॉन्ड ये है और आधा बॉन्ड ये है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 3 और आधा आधा मतलब 4 हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है इसका मतलब क्या है, वीक बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका, बॉन्ड वीक है, पूरा बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका आधा ठीक है। ये पूरा बॉन्ड नहीं है, ये आधा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड मेकिंग, कि नया बॉन्ड बन रहा है। और Cl का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं। तो इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि SN1 में बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड पहले टूट गया और फिर उसके बाद बॉन्ड बन रहा है, या पहले बॉन्ड बन गया फिर बॉन्ड टूट रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसा होता है कि बॉन्ड बनता भी साथ में है और टूटता भी साथ में, इसलिए इसका क्या जो होता है, ऑर्डर होता है आधा इसका और आधा बॉन्ड का ऑर्डर इसका, ठीक है। तो 3 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी थे, आधा आधा ये हो गया, तो मतलब पूरा
कंप्लीट 4 बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, इस चीज़ को जब ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि थोड़ा पॉपअप हो जाए। ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ दूसरी जगह से ट्रांसिट कर रही है, मतलब चल रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मतलब वो बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? एक चीज़ से दूसरे चीज़ के अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तो उसके बीच की जो स्टेट आएगी उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ट्रांजिशन स्टेट है और ये दिखा रहा है कि बॉन्ड कैसे बन रहा है और बॉन्ड कैसे टूट रहा है। दूसरी चीज, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जब दोनों साथ में होता है। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? कि दोनों चीजें साथ में हो रही है। तो जब वो दोनों चीजें साथ में होती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड। क्या बोला जाता है उसे? कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब यही है कि वो बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, एक साथ ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और ये बॉन्ड एक पूरा बन जाएगा। ये वाला पूरा टूट जाएगा और ये वाला पूरा बन जाएगा। तो OH यहाँ आ गया, इसके साथ CH3 यहाँ आ गया, ठीक है। प्लस Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो गया। क्लियर? ये था हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? कोई मुझे बताएगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी बताओ। कोई चीज़ फिर से समझानी है तो मैं जल्दी समझा दूंगा। सो आई एज्यूम कि किसी को कोई खास प्रॉब्लम, हाँ कोई सर बोल एक रहा बार फिर से बता दीजिएगा। है। कहाँ से बताना है? SN2 रिएक्शन में। अच्छा, हेलो। तो हाँ हाँ सुन लिया, मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। एक सेकेंड। तो SN2 की बात हो रही है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का यहाँ पे मतलब है बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है अटैकिंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप। तो जैसे ही अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग अटैकिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने रिएक्शन ली CH3Cl, इसमें मैंने डाला OH और ये बन गया CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन को होने के लिए हमें लग रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। अब मैंने दूसरा लिया CH3Cl, सबस्ट्रेट को मैंने सेम रखा और अब इसमें मैंने डाल दिया CH3O नेगेटिव। तो ये अब बन गया CH3OCH3 प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन को होने के लिए लग रहा है 1 मिनट। तीसरा केस है जब मैंने सेम ही लिया और इसमें मैंने डाल दिया टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड और ये रिएक्शन हो रही है CH3O, टर्शियरी ब्यूटाइल लग गया प्लस Cl, ये हो रही है 2 सेकेंड में रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो 2 मिनट है, 1 मिनट है या 2 सेकेंड है, ये क्या है? इसका रेट है। क्या है ये?
रेट है कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन में सब कुछ मुझे सेम दिख रहा है। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इस रिएक्शन में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो चेंज हो रहा है। तीन न्यूक्लियोफाइल है। मैं SN2 बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ तो फिर तुम्हारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि OH नेगेटिव, CH3O नेगेटिव और टर्शियरी ब्यूटाइल O नेगेटिव तीन अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है। और तीनों अलग अलग जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अटैकिंग ग्रुप पे। तो ये अटैक कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे अटैकिंग ग्रुप। तो अटैकिंग ग्रुप के चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और काफ़ी चेंज हो रहा है। जो रिएक्शन 2 मिनट में होती थी अब दूसरे न्यूक्लियोफाइल डालने से वो रिएक्शन 1 मिनट में हो रही है। और जब और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो वो रिएक्शन कितने हो गई, 2 मिनट में हो गई। तो ये जो रेट रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है अटैकिंग ग्रुप पे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है। कैसे मैं बताता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कौन क्या होती है और कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसको देखने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन न्यूट्रल से। समझ में आया? तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है OH नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे है वाटर, ठीक है। तो OH नेगेटिव है और वाटर है, इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। यहाँ -1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे चार्ज राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज जो है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब अगर चार्ज -1 दिख रहा है और वहाँ पे चार्ज 0 दिख रहा है तो कौन सबसे जल्दी अटैक करेगा, अटैक वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो कोई भी चीज़ जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो पहले अटैक करेगी और फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम है वो उसके बाद अटैक करेगा, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर सबसे जल्दी कौन अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एकदम जल्दी से अटैक करेगा, मतलब ये 1 सेकंड लगाएगा अटैक करने में और ये मैं कह सकता हूँ 30 सेकंड में इसको अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतनी ही जल्दी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर पाएगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हायर is the electron density higher would be the न्यूक्लियोफिलिसिटी, उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी या उतने ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम करना प्रेफर करता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मॉलिक्यूल है जैसे सल्फर है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, ठीक है।
एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, ले लिया, हाँ यही ले लेते हैं, OH नेगेटिव है और एक वाटर है। अब तुम्हें क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ तो न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? H2 नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन OH नेगेटिव, देन H2। H2 क्या है? एकदम ही न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया H2O एंड H2S। इसमें मुझे बताना है, अब दोनों ही न्यूट्रल हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? किसके पास, कौन से एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैसे मैंने ये थोड़ा गलत ले लिया, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, NH3 एंड H2 में से कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? सर NH3। NH3 क्यों? क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन मतलब का शेयर कर रहा है और वहां पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। शेयरिंग से क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ, तो इसमें तो दोनों दोनों न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है। ठीक है। हाँ तो लेकिन नाइट्रोजन का जो होता है क्या, अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूँ तो वो 3 होता है। उसकी सॉरी, बैलेंसिंग, हाँ हाँ बैलेंसिंग 3 होता है, हाँ, और ऑक्सीजन की 2 होती है। ठीक 2 है। होती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मानेगा। नहीं नहीं, ये तो कोई वैलिड रूल नहीं है, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हुआ कि नाइट्रोजन की 3 है या H2 की 2 है। तो एक तो चीज़ आ गई कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे पास दो एटम है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नहीं, बट दोनों के पास ही 8-8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 लोन पेयर, और ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 लोन पेयर हैं या 3 लोन पेयर हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये नहीं समझना हमें। ठीक है, पहला जो कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट होता है कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर्ड पेयर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोई अटैक करके एक नया बॉन्ड बनाना क्यों प्रेफर करेगा? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होती है? बताओ कोई मुझे। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, किसकी होती है? फ़ोन बजता हुआ मुझे ज़रूर सुनाई दिया। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया नाइट्रोजन से। तो किस क्या लगता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा?
एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रखता है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 प्रोटॉन है, 8 एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 7 होता है, और इसके पास कितने हैं, 7 प्रोटॉन है। इसके जो 7 प्रोटॉन है वो क्या कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहे हैं, और इसके 8 प्रोटॉन इसके 8 इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, नाइट्रोजन से छोटा होता है। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, वो हर किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन जब उसकी बारी आएगी देने की तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने पास ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है NH3, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही, जो NH3 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा बेसिक है या ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है देन H2O, ठीक है। समझ में आया ये कि इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये क्लियर हुआ सबको? सर ये वाला फिर से एक बार बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, यही होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो एटम है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अगर उसके सामने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज़्यादा जल्दी खींच लेगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा और इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर नहीं करेगा। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देना ये भी प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों में से कंपेयर करने की बात आएगी तो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब देने की बारी आएगी तो नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आप समझ में आया ये? हाँ, ठीक है। तो जो भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं फ्लोरीन या ऑक्सीजन की बात करूंगा तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसमें से फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो नहीं निकाल देगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, उससे कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का निकल जाएगा। अब समझ में आया ये? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक। तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है, नाइट्रोजन जल्दी दे रहा है, तो नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। NH3 किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब तुम लोग मुझे बताओगे, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? कौन सबसे जल्दी अटैक करेगा? CH3। CH3 सबसे पहले अटैक करेगा, ठीक है, और फ्लोरीन क्या करेगा, सबसे बाद में अटैक करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो उसके पास नेगेटिव चार्ज है वो उसको संभाल के रखेगा, वो उसे नहीं देगा,
ऑक्सीजन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो भी इतनी आराम से नहीं देगा, लेकिन जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा OH नेगेटिव और F नेगेटिव का, तो OH नेगेटिव पहले अटैक करेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो CH3 सबसे ज़्यादा बेसिक या सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, फिर NH2, फिर OH नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी में। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि जो क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पे, कि मेरे पास OH नेगेटिव है, CH3O नेगेटिव है एंड टर्शियरी ब्यूटाइल O नेगेटिव है। इनमें से अगर जैसे ही मैं अटैकिंग ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ तो जो रिएक्शन है वो चेंज हो रही है, उसका जो रेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन में अटैकिंग और लीविंग ग्रुप के चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकेंड। तो अगर मैं बताता हूँ कि SN2 रिएक्शन है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो अटैकिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जल्दी अटैक करेगा और रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है देन CH3O नेगेटिव एंड देन OH नेगेटिव। ये मुझे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, इनके रेट से। ये 2 मिनट में हो रहा है, ये 1 मिनट में हो रहा है और ये 2 सेकंड में हो रहा है। जो रिएक्शन सबसे जल्दी होगी, रिएक्शन में क्या है, सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है और जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है वो सेम ही निकल रहा है। तो प्रोडक्ट को अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि प्रोडक्ट लास्ट में बनता है, रिएक्टेंट जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें से क्या डिफरेंस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने डाल रखे हैं। तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल डालने पे जो न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, और जो सबसे देर में रिएक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमें क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें रिजल्ट पता चला और उससे हम लोग बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा। अब हम लोग इसका थ्योरेटिकल बेसिस देखें कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रखा है, तो उसकी हम लोग बात करें। पहली चीज़ कि तीनों ही ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है, सेम ही रहती है। अगर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर वो सेम रहेगी, तो तीनों ही क्या आएंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई काम नहीं है, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। चार्ज भी तीनों के ऊपर -1 है, तो भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इसको मैं सेपरेट उस स्लाइड पे लिखता हूँ। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि हमें बताना है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है इसका नाम, CH3O नेगेटिव एंड OHO नेगेटिव, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, हमें ये बात बतानी है। तो इसको समझने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। एक पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो, क्यों नहीं होगी, कि तीनों ही ऑक्सीजन एटम है और तीनों के ऊपर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम ही रहेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे यूज नहीं हो सकती। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है चार्ज का, जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन सबके पास क्या है, -1 चार्ज है, तो ये भी नहीं होगा। तो कोई मुझे बताएगा कि हम लोग किस बेसिस पे इसको देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हमें ऑलरेडी पता है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्गर है। रेट ऑफ रिएक्शन पे हाँ, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन से ही तो हम लोगों ने बताया कि ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूँ, मैं कैसे बताऊँ कि जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला है और थ्योरी के बेस पे जो रिजल्ट है वो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तभी एक थ्योरी को प्रूव किया जाएगा। हाँ बताओ, कोई बता रहा था कुछ। चलो मैं बताता हूँ, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्ज सेम है, लेकिन अभी हम लोग को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
कि किसके पास नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब चार्ज तो हम लोगों के पास तीनों के ऊपर सेम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन है जिसने यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और इसके ऊपर 3 CH3 और लगे हुए हैं। किसी को समझ में आया यहाँ से? मैंने बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट, अब तो आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इसने 0.1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो -1 चार्ज इसके पास पहले से था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसका 1 तो है ही, 1.0। अब ये कार्बन ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। कार्बन क्या करेगा, इंटर्न हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसने फॉर एग्जांपल 0.2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 1.2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इतने सारे हैं जो इसे देंगे, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। देखो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए मैं 0.1 यूज़ किया, इस ओवरऑल के लिए मैंने क्या यूज़ किया, 0.2, इन दोनों को मिला के। लेकिन जब ये 3 इधर आएंगे तो मैं इसको 0.1 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 0.1 0.1 0.1। तो 1 चार्ज पहले से है, 0.1 0.1 0.1, और इस कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाएंगे, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ 0.2, ठीक है। जैसे 3 हाइड्रोजन ने दिया था, बल्कि इसके पास ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको 0.3 ले लेता हूँ, या वैसे ही छोड़ देते हैं, 0.2 ले लेते हैं इसे। तो 2 3 4 5, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसके पास, 0.5, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि टर्शियम बुटॉक्साइड के पास, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, कम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, कम चार्ज है। तो जब भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो अटैक करना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ऐसी होगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा बेस है एज कम्पेयर टू CH3O नेगेटिव, एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। समझ में आ गया ये सबको? हाँ आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा ले लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ही चीज़ है, लेकिन चार्ज ओवरऑल जो चार्ज है वो हमें सेम दिख रहा है, तो हमें उसके इन डेप्थ में जाना पड़ेगा कि किसके पास ऑटोमेटिकली चार्ज ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उसके पास ज़्यादा है। अब जो ये जो केस है इसको NH3 और OH के लिए भी हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसके ऊपर जो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो कम आएगा एज कम्पेयर टू NH3, और ऊपर से नाइट्रोजन क्या है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को देना प्रेफर करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब मैं पूछूं कि OH नेगेटिव एंड SH नेगेटिव में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो कोई बताएगा मुझे? बताओ, दो तीन ही तो चीज़ें हैं, चार्ज तो सेम ही है तो वो तो कट जाएगा, दूसरा क्या बचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या लग रहा है किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है?
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो जिसकी वजह से HCH क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा देन OH। ठीक है, तो ये सल्फर क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये क्लियर हो गया सबको? OH नेगेटिव। गुड मॉर्निंग, क्लास चल रही है। हाँ, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये हो गया अटैकिंग ग्रुप का काम। तो अगर अटैकिंग ग्रुप चेंज करने से रिएक्शन चेंज हो रही है तो तुम उसे बोल सकते हो कि वो SN2 है। अगर नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, SN1। तो जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एक रिएक्शन है जैसे CH3Cl, इसमें मैंने OH नेगेटिव डाला, तो ये जो प्रोडक्ट है वो ये बन गया और ये रिएक्शन हुई, मैं मान लेता हूँ 2 मिनट में। अब इस रिएक्शन में मैंने एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो भी रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है, या 2.1 मिनट में हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अप्रिशिएबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3 का डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग मानते नहीं है कि वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 सेकंड या 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेट करते हुए हो सकता है कि हमने गलती कर दी हो, 1 सेकंड देर बाद हम लोगों ने रीडिंग ली या 1 सेकंड पहले ले ली, तो उसको हम लोग मेजर नहीं करते। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे क्या कर रहा है, दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे बोलना पड़ेगा ये किस तरीके की रिएक्शन है, बताओ। SN1 है या SN2 है? SN1, SN2. SN1। Oh, sorry, SN1. हाँ ठीक है, किस तरीके की रिएक्शन है, SN1 है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने पे तो वो होगी SN2, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है तो वो रिएक्शन होगी SN1। ठीक है, अब आ जाते हैं लीविंग ग्रुप के ऊपर। तो पहले लिया CH3Cl और OH नेगेटिव डाला और ये बन गया CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन को करने के लिए 3 मिनट लग रहा है। ठीक है, फिर CH3Br लिया मैंने, इसमें मैंने डाला OH नेगेटिव, बनेगा वही CH3OH प्लस Br नेगेटिव। इसको करने के लिए लग रहे हैं 2 मिनट। एंड CH3I, और इस पे क्या डाला मैंने, OH नेगेटिव, तो ये जो रिएक्शन हो गई CH3OH हो गई प्लस I नेगेटिव हो गया, और इसको लग रहा है, वैसे 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकेंड देते हैं। ठीक, तो अगर रिएक्शन में देखना है कि हमें क्या सेम है, तो पहले तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबस्ट्रेट अलग है, और सबस्ट्रेट में जो लीविंग ग्रुप है, जो ग्रुप छोड़ रहा है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। ये समझ में आया? तो लीविंग ग्रुप के चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये रिएक्शन भी कौन सी होती है, SN2, क्योंकि SN2 क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, और उसका जो रेट होता है वो लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अटैकिंग ग्रुप चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, लिविंग ग्रुप चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वापस चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है? यहाँ से हमें दूसरी चीज क्या पता चली है कि आई जो है, आई नेगेटिव जो है, वो ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। अब अगर मुझे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तो कैसे करेंगे, आई का क्या होता है, स्ट्रक्चर साइज बहुत बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, और बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो उसे तोड़ना क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान होगा।
समझ में आया? तो ये एक केस होता है किसका, इस चीज़ का, कि अगर बॉन्ड बड़ा है तो उसे तोड़ना आसान होता है, बॉन्ड छोटा है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। ये हमें पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे एक बड़ी लकड़ी है तो उसे तोड़ना आसान होगा, एक छोटी लकड़ी है तो उसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो अगर बॉन्ड जैसे सी आई का बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको तोड़ना आसान होगा। सी बी आर का बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है और सी सेल का बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो इसमें से ये ब्रेक नहीं होता और ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये उसके कंपैरिजन में जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो कौन बॉन्ड जल्दी तोड़ देगा, सी आई जल्दी तोड़ देगा, और अगर जल्दी टूट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल लिया मैंने, यहाँ पे सी एल लिया, बी आर लिया एंड आई लिया। इन तीनों में मैंने OH नेगेटिव डाला। OH OH एंड OH, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। तो ये तीनों क्या हो गए, यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो ये रिएक्शन जो 2 मिनट में हुई है, इसको करने से ये रिएक्शन हो गई, मैं इसको ले लेता हूँ 2 मिनट 15 सेकेंड में अगर रिएक्शन हुई है, और ये रिएक्शन हुई है 2 मिनट 10 सेकेंड में, और ये हुई है 2 मिनट पूरे 2 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टाइम चेंज हुआ है। इसको चेंज करने से रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2 मिनट में जो रिएक्शन होगी जल्दी होगी, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो सेकंड्स में आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं SN1। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 की। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को चेंज करने पे कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। सॉरी, लिविंग ग्रुप के चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज खास नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत 2-3 सेकंड या 4-5 सेकंड चेंज हो रहा है, तो वो रिएक्शन SN1 है। सबको समझ में आ गया ये वाला केस, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं क्लास को नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सटेंड करता हूँ और SN2 में फिर से एक बार पढ़ाऊँगा, अब कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।